बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 जून बरोज़ जुमेरात जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस की समाअत का मुकम्मल अहवाल। और आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी अहम केस था, वो 11:30 बजे था और सुबह 9 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुगर कमीशन को जो चैलेंज किया गया था उसकी समाअत थी। वो शुगर कमीशन वाली समाअत भी मैंने अटेंड की, 72 मिनट की वो समाअत थी। उसका मुकम्मल अहवाल आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट की पहले बात कर लेते हैं। काजी फ़ाइज़ साहब के केस की समाअत आज जब शुरू हुई तो आज की समाअत अहम तो अब हर समाअत ही अहम होगी, लेकिन ये भी एक मसला था कि क्योंकि र्यूमर्स थे कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ और जजेज़ हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव आ गया है, तो पता नहीं समाअत होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो काफ़ी र्यूमर्स थे। खैर जजेज़ का नेगेटिव आया रिज़ल्ट, जो टेस्ट भेजे गए और बेंच अवेलेबल था, तमाम जजेज़ मौजूद थे, 10 के 10 जजेज़ मौजूद थे। और समाअत का जैसे आगाज़ हुआ तो जस्टिस उमर बंदयाल साहब जो कि हेड कर रहे हैं इस बेंच को, उन्होंने कहा फ़रोग नसीम साहब से कि फ़रोग नसीम साहब, आपके हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, जिन 27 पॉइंट्स पर आप बात करना चाहते हैं, जिन सवालात का आप जवाब देना चाहते हैं, ये तमाम रेलिवेंट नहीं है। इनमें से कुछ इरेलीवेंट है, तो जो इरेलीवेंट है उनको आप छोड़ दें, आप सिर्फ उन चीज़ों पर आएँ जो कि रेलिवेंट हैं। तो उसके बाद ये उन्होंने कहा उमर बंदयाल साहब ने कि आज हम आपको सुनेंगे, आप आराम से जिस तरह से अपने केस लेकर चलना चाहते हैं आप चलें। और आज सवाल बहुत कम किए गए, लेकिन सबसे आखिरी जो रिमार्क्स थे मकबूल बाक़िर साहब के, जिन पे इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ी बहस जारी है, जो मकबूल बाक़िर साहब ने कहा कि ये बात ध्यान में रखें कि एक हुकूमत को घर भेज दिया गया था जजेस की जासूसी करने पर। तो उस पॉइंट पे ज़ाहिर है मैं आपको सारी चीज़ें बता के फिर उस पर आता हूँ कि वो क्यों उन्होंने रिमार्क्स दिए और उसके ऊपर जो एक तूफ़ान बरपा है उस पर मेरी क्या राय है, मैं क्या समझता हूँ। क्योंकि ये पहली बार नहीं आया, ये दूसरी बार ये पॉइंट अदालत में आ रहा है। शो यही किया जा रहा है कि पहली मरतबा आ रहा है, ये पहली मरतबा नहीं आ रहा है, ये दूसरी बार अदालत के सामने ये मामला आ रहा है। ARU जो है उसके हवाले से उमर बंदयाल साहब ने कहा कि आपने हमें बताया है कि वो रूल्स ऑफ बिज़नेस के मुताबिक काम कर रहा है, आपने उसकी कानूनी हैसियत हमें बताई, लेकिन कुछ और मिसालें आप इस हवाले से ज़रूर दें। लेकिन आप जब मौका है उस पर दें, अभी आप स्टार्ट करें जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं। फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि मैं 3 चीज़ों पर बात करूँगा, 209 पर बात करूँगा, जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट पर बात करूँगा, और जो इंक्वायरी का प्रोसीजर है मैं उसके ऊपर बात करूँगा। उन्होंने फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने मामला है वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं, वो टेक्स्ट प्रोसीडिंग्स नहीं हैं। और ये भी उन्होंने बताया कि आइन में मिसकंडक्ट की जो है वो तारीफ़ नहीं की गई, और उन्होंने कहा कि ये इंटेंशनली किया गया है। उन्होंने कहा कि इंटेंशनली इसलिए किया गया है कि ये नहीं हो सकता कि ये लिख दिया जाए कि हर चीज़ लिख दी जाए कि जज ये तो कर सकता है और ये नहीं कर सकता। वो कौन इतनी चीज़ें वो लिखता। तो इंटेंशनली ये किया गया कि मिसकंडक्ट की तारीफ़ नहीं की गई, ताकि जब भी कोई जज के ऊपर सवाल आएगा, कोई बात आएगी, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि जजेस पर ही मुश्तमिल है, वो इस सारे मामले को देखेगी और फैसला करेगी कि वो जो मामला है जिस हवाले से बात की जा रही है वो मिसकंडक्ट बनता है या नहीं बनता। उन्होंने ये भी बताया, कुछ चीज़ें उन्होंने कहा कि मैं इंडिया और बाकी जो कई मुल्क हैं जिनके इस तरह के इशूज़ के ऊपर फैसले मौजूद हैं, और वहाँ पे जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, किस तरह से है, प्रूवन मिसकंडक्ट कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे सिर्फ मिसकंडक्ट लिखा हुआ है। तो मैं इन तमाम चीज़ों का अदालत के सामने मुआवजा करके रखूँगा। और उन्होंने बहुत सी चीज़ें अदालत के सामने रखी भी सही, जिससे वो बताना ये चाह रहे थे या वो अपना केस इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि क्यों जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को जवाब देना है अपनी अहलिया और बच्चों की इन जायदादों का, जिनका उनके बीवी और बच्चे भी मनी ट्रेल अभी तक नहीं दे सके। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जी हम, क्योंकि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद बना है, इस्लाम के नाम पे बना है, इस्लामी रियासत है, तो इस्लामी कवानीन को भी जो असूल और ज़वाबित हैं इस्लामी, उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि हज़रत अली और हज़रत उमर फ़ारूक, उनका दौर, उनका कंडक्ट, उनका किरदार भी हमारे सामने हैं, और हम ये अदालत ना तो उनसे बड़ी है ना ही हम उनसे बड़े हैं। तो हमें उनके जो ज़ाहिर है उनकी जो ज़िंदगी से हमें चीज़ें मिलती हैं, और फिर इस्लाम के अंदर जो एक काजी का मनसब है, जो मकाम है, और उसका जो कितना किरदार साफ़ और शफाफ होना चाहिए। और उन्होंने फिर आगे चल के ये भी कहा कि अगर जज जो है उसके ऊपर ये जो उसका ओहदा है, ये उसके पास एक अमानत होती है, और दीनी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी उन्होंने कहा मैं ये इस्टेब्लिश करूँगा कि एक जज के ऊपर ज़रा सी भी बात आए तो वो पाबंद होता है कि वो उसकी जो है वो वजाहत करें। उन्होंने कहा कि जजेस जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं, और उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वहाँ पे कहा जाता है कि जो जज का ऑफिस है वो पब्लिक ट्रस्ट है। तो उन्होंने कहा मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान में ये सेक्रेट ट्रस्ट है,
और इसलिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आती है एक जज के ऊपर कि उसका जो कंडक्ट है वो बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। फिर उन्होंने टेक्निकल एक लंबी बहस की जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये आप इसको अलग नहीं कर सकते, ज़ेर कफ़ालत है या नहीं है, डिपेंडेंट है या नहीं है। उसमें उन्होंने बहुत सी मिसालें दी और उसमें उन्होंने एक और चीज़ ये कही कि उन्होंने कहा कि ये जो कहा जाता है कि जी अगर बीवी डिपेंडेंट है तो जज जो है, अगर बीवी डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है और वो अगर नहीं जस्टिफाई कर सकती तो भी आप जज से नहीं पूछ सकते। तो इस पर उन्होंने कहा कि आप एक पुलिस वाला है, वो पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस ऑफिसर है, और उसकी वो क्या करता है कि वो अपनी बीवी को एक फ़्लैट लेकर देता है और उस फ्लैट का 25-30 हज़ार किराया आने लग जाता है। और उसके बाद वो कहता है जी बीवी कहती है कि मैं तो अब इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने खामिद पे डिपेंडेंट नहीं रही, और उसके बाद उस बीवी के नाम पे करोड़ों रुपए के असासे और जायदादें बन जाती हैं। तो जज साहब ये नहीं कह सकते कि जी पुलिस ऑफिसर ये नहीं कह सकता कि वो तो जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो क्योंकि मैंने उसको फ्लैट ले दिया था, उसका किराया आ रहा है, तो अब वो इंडिपेंडेंट है। तो उन्होंने कहा कि ये मामला जो है, इसलिए जज साहब जो हैं, कोई भी अवामी ओहदा रखने वाला जो होता है वो अपने अवामी ओहदा रखने वाला हो, पब्लिक सर्वेंट हो, वो अपने करीबी रिश्तेदारों के इस तरह के मामलात से जो है बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। और बीवी से ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर बीवी के असास व जायदादें हैं, और उन्होंने कहा कि अगर ये कहा जाए कि वो जवाबदेह नहीं है तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो तबाहकुन होगा। उन्होंने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाली बहस में बहुत से उन्होंने मिसालें दी। उन्होंने कहा एक जज साहब हैं, अगर उनकी डेथ होती है उसके बाद उनकी बीवी को जो पेंशन मिलती रहती है, तो वहाँ पे कोई ये नहीं लिखा हुआ कि बीवी डिपेंडेंट होगी इंडिपेंडेंट होगी, बस ये है कि बीवी जो है उसको वो पेंशन मिलेगी। पनामा केस का उन्होंने जिक्र किया, हवाला दिया। उन्होंने कहा जी पनामा केस में भी यही हुआ था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये असासे और जायदादें मेरे बच्चों की हैं, आप जाएं और मेरे बच्चों से पूछें, और मैं अपने बच्चों के मामलात का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो इस पर उन्होंने कहा फ़रोग नसीम साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट ने, जजेज़ ने उनकी ये बात नहीं मानी थी, और अल्टीमेटली नवाज शरीफ को ही उसकी ज़ाहिर है फिर सज़ा भी मिली, क्योंकि वो उनके बच्चे जब नहीं दे सकते मनी ट्रेल, तो फिर अल्टीमेटली उसकी जो भी उसके कंसिक्वेंसेस थे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है वो फेस किए। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब के जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी में थे, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में थे, या उसी वक्त उनकी एजुकेशन ख़त्म हुई थी, तो उनके पास तो इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं था, ना वो अभी तक इंडिपेंडेंट सोर्स बता सके हैं। तो इसलिए जस्टिस काजी फाइज़ साहब को ही बताना है। तो ये वो नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो फ्लैट्स हैं ना वो मॉर्गेज के ज़रिए लिए गए, ना वो कोई जो है वो कोई और इस तरह का कोई लोन वगैरह लेकर लिए गए। तो इसलिए काजी फाइज़ साहब को ही जो है इस हवाले से बताना होगा। फिर ये भी कहा गया मकबूल बाकर साहब की जानिब से कि आप इन दोनों केसेस का आपस में जो है वो मुआवजा नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा, जस्टिस जाद अली शाह साहब ने, उन्होंने कहा जी बात यह है कि नैब कानून के तहत भी पहले उससे पूछा जाता है जिसके नाम पे असासे और जायदादें हों। जब वो जवाब नहीं दे सकता तो फिर आप ज़ाहिर है पब्लिक सर्वेंट हो या पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, आप फिर उससे पूछते हैं कि आप बताएं कि ये असासे जायदादें कैसे बनी। फिर उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सनस के हवाले से टेक्निकल बहस और चीज़ें पढ़ी, उन्होंने SECP के रेगुलेशंस पढ़ी, उन्होंने जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन का हवाला दिया, उन्होंने स्टेट बैंक के रेगुलेशंस का हवाला दिया। ये सारे हवाला जात देने का मकसद ये था कि वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे कि जज साहब की बीवी और बच्चों के जो असासे और जायदादें सामने आई हैं उसके जवाबदेह जज साहब हैं, अगर बीवी और बच्चे जो है वो मनी ट्रेल नहीं दे सकते। और अगर बीवी बच्चों के पास इंडिपेंडेंट कोई सोर्स ऑफ इनकम था तो वो दे दें, और उसके बाद बात ख़त्म हो जाएगी। तो कई बार कह चुके हैं फ़रोग नसीम साहब कि आज अगर दे देते हैं जज साहब मनी ट्रेल तो ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अदालत की जानिब से ये भी पूछा जा रहा है कि जो मिसकंडक्ट है वो क्योंकि जजेस का कंडक्ट और मिसकंडक्ट आइन में उस हवाले से चीज़ें दर्ज हैं, और तो आइन में अगर एक चीज़ नहीं है कि जज की ओब्लिगेशन नहीं है, तो फिर आप जो नीचे उसके तहत आइन के बाद जो नीचे फिर आके और कवानीन बनते हैं, ऑर्डिनेंसेस आते हैं, तो उसके तहत आप कैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर सकते हैं जज साहब के ऊपर। फिर उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की
फ़रोग नसीम साहब ने कि जो जज होता है उसको प्रिविलेज है, उसको बहुत सी मराहत हैं, सहूलियात हैं, चीज़ें हैं, उसका मकाम है, मर्तबा है, सारी चीज़ें हैं। जब ये सब कुछ होगा तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है, वो उसके ऊपर ज़्यादा बोझ है, ज़िम्मेदारी है, जवाबदेह है वो, और उसको जवाब देना होगा। ये उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। उमर रज़ा बंदियाल साहब ने कहा कि अभी तक आपने बदनीयती पे आपने नहीं कोई आर्गूमेंट्स दिए कि अगर ये साबित हो जाता है कि बदनीयती के तहत ये सारा कुछ किया गया, फिर तो ये जो इमारत बदनीयती के ऊपर बनाई जाए वो इमारत धड़ाम से गिर जाती है, और ये अदालती फ़ैसले मौजूद हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो दूसरी तरफ का केस है वो यही है कि कुछ और वजूहात थी, यानी फैज़ाबाद धरना केस था जिसकी वजह से ये केस बनाया गया। और आपको अभी तक ये भी हमें बताना है कि जो आपने एविडेंस इकट्ठा किया जज साहब के ख़िलाफ़ वो कानूनी तरीके से किया गया है, और ऐसा नहीं है कि वो गैर कानूनी तौर पे इकट्ठा किया गया है। मकबूल बाक़िर साहब ने कहा कि यह बात भी जहन में रखिए कि एक हुकूमत को इस वजह से घर भेज दिया गया था कि जजों की जासूसी की जा रही थी। वो हवाला दे रहे थे बेनज़ीर की हुकूमत की, बेनज़ीर की हुकूमत को जब सदर ने 58 2B के तहत घर भेजा था, तो उसमें जो वजूहात बताई गई थी हुकूमत को घर भेजने की, उनमें से एक वजह यह भी सदर ने लिखी थी कि जजों की जासूसी की बेनज़ीर भुट्टो ने IB के ज़रिए। तो ये बात मुनीर मलिक साहब ने अपने दलाइल में पहले उठाई थी। मुनीर मलिक साहब ने कहा था कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया था बेनज़ीर की हुकूमत को कि घर के उसको फारिग नहीं किया जा सकता, तो उस वक्त जजेस ने फैसले में लिखा था कि जहाँ पे और बहुत सारी वजूहात इस हुकूमत को घर भेजने की सदर ने जिस वजह से इसको हुकूमत को फारिग किया है, वहाँ पे एक वजह यह भी लिखी गई है कि जजों की जासूसी की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर और कोई वजह भी मौजूद ना होती, सिर्फ ये एक वजह भी होती तो भी काफ़ी थी हुकूमत को घर भेजने की। तो ये उस तरफ इशारा था जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब का। लेकिन जैसे मैं पहले अपनी कुछ वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि ये ठोस शवाहिद लाने होंगे बदनीयती के हवाले से, कि बदनीयती क्योंकि वहाँ पे तो जो है वो वहाँ पे खैर वो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि उस वक्त जब ये बात आई थी तो क्या जासूसी के ऊपर कोई चीज़ जो है वो कोई ठोस शवाहिद उस वक्त पेश हुए थे नहीं हुए थे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बड़े ठोस जो शवाहिद हैं वो यहाँ पर पेश करने पड़ेंगे कि बदनीयती के, वरना बदनीयती और जासूसी के ठोस शवाहिद अगर पेश ना किए गए तो मुश्किल होगा कि हुकूमत को के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाए। और वैसे भी मैं आपको तफसील से ये बात बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो सकता, और ये नहीं है कि आप बग़ैर ट्रायल के कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत से लोगों पे फिक्स कर दें। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इस हद तक जाएगी, मेरी राय। बाकी फ़ैसला ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ ने करना है, और देखते हैं कि कल क्या सूरत हाल होती है। कल 10 बजे 10 सवा 10 बजे दोबारा समाअत होगी जस्टिस काजी फायज़ केस की। और जब से ये केस स्टार्ट हुआ है कल पहली मरतबा जुमे के रोज़ भी इस केस की समाअत होगी, वरना जुमे को इस केस की समाअत नहीं होती थी। और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कोशिश है कि छुट्टियाँ शुरू होने से पहले पहले इस केस को मंतकी यम तक पहुँचाया जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।